10th क्लास में आपने पढ़ा था समेशन सिग्मा एक्स, और एक्स के नीचे एक नोटेशन डाल दिया आई। आई का मीनिंग क्या है? आई का मीनिंग है 1 से लेकर n तक के इंटीजर्स होते हैं ना वो। तो फिर इसको हम किस तरह से लेते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट्स प्लस xn, है ना। n की वैल्यू जैसे 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, तो 10 तक एडअप होगा। अच्छा, इसको बोलते हैं क्या हम? समेशन। क्या बोलते हैं? अच्छा, समेशन से हमारे पास क्या आता है? टोटल वैल्यू आता है ना, ठीक है। तो ये टोटलिंग प्रोसेस होगी एक तरीके से, है ना। अब क्या है कि समेशन तो हम एक एक वैल्यू का कर रहे हैं, लेकिन अब जो फिजिक्स है ना वो बहुत एडवांस हो गई है, इस तरह से काम नहीं चलता है। अब हमारे पास में कुछ इस तरह की वैल्यूज होंगी, जैसे कि 3t² माइनस 8t प्लस 36। अब बात यह है यहां पर t की वैल्यू 0.1 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2000 हो सकती है। तो एक रेंज में ये वैल्यू चेंज होती हैं। अब बात यह है कि इसमें जितनी भी वैल्यू आएंगी वो चाहे 30 लाख हो, उन सब का एडिशन करना है। तो क्या प्रैक्टिकली इस स्कीम से पॉसिबल है? बोलो, बताओ मुझे। इस तरह से 10 लाख 20 लाख टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे क्या? नहीं कर सकते। हो सकता है 50 ही हो सकता है, 400 हो सकता है 4 लाख हो या 4 करोड़ हो। इतने टर्म्स को हम इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। नॉट एप्लीकेबल टू मॉडर्न फिजिक्स। आजकल की फिजिक्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके लिए और एडवांस टेक्निक यूज होती है, और उसी एडवांस टेक्निक का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। और इसका जो ऑपरेटर है वो इस तरह का होता है ना, नॉर्मल सम का जो ऑपरेटर है वो कैसा है? सिग्मा, समेशन। और इंटीग्रेशन जो है ना वो इससे बहुत एडवांस है, और उसका जो साइन होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात यह है कि इंटीग्रेशन, जैसे ये टर्म इस तरह कैसे है, तो इसका इंटीग्रेशन जब करना होता है तो किसके रेस्पेक्ट में करना होता है? t के रेस्पेक्ट में किया जाएगा। तो इसका ऑपरेटर क्या बनेगा? dt। इसका मतलब इंटीग्रेशन, और यहां पर आ जाएगा फंक्शन, और फिर आएगा dt, dx, dy, dl, dr, इस तरह से आएगा। इसका मतलब समझ जाना, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है। इंटीग्रेशन ऑपरेटर कैसे आते हैं? dt, dx, dy, dz, इससे, ठीक है। और इसे मिलेगा क्या? टोटल वैल्यू मिलेगा, चाहे वो टोटल चेंज का हो, चाहे वो टोटल वेरिएबल का हो। टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। इज दैट क्लियर? इतनी बात तो सबको समझ में आई। बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला। अच्छा, एक बार डिफरेंशिएशन का पावर रूल देखो भाई, देखो तो सही। x टू दी पावर n डॉट सॉरी dy dx ऑफ x टू दी पावर n क्या था? n x टू दी पावर n माइनस 1, ये था। तो इसका मतलब हमने क्या किया था? पहले पावर को मल्टीप्लाई में ले लिया और बाद में पावर को ड्रॉप किया बाई 1, किया ना ऐसा? इंटीग्रेशन इसका उल्टा करेगा। इट डज रिवर्स एक्टिविटी या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन नंबर 1, पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n डॉट dx। यहां क्या हो रहा है? फंक्शन तो x टू दी पावर n और ऑपरेटर है इसका dx। dx बस इतना बताता है कि करना क्या है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे 3 माइनस 2, ये माइनस आपको सिर्फ इतना बताता है व्हाट टू डू, और ये सब बताने वाला जो होता है ना उसी को आप कहते हो ऑपरेटर। क्या कहते हो? तो इसी तरीके से ये भी एक ऑपरेटर है, और ये बताता है कि इंटीग्रेशन करना है, तो इसको नाम क्या देंगे? इंटीग्रल ऑपरेटर। क्या नाम है इसका? अगर मैं डॉट dt लगा दूं तो वो t के टर्म्स में इंटीग्रेशन करने की बात करता है,
डॉट डी वाई कह दूं तो मतलब यह है कि y के टर्म्स में जो भी है ना उनका इंटीग्रेशन होगा, बाकी किसी का, ठीक है, ओके, ठीक है। आ जाते हैं वापिस। इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा करता है, डिफरेंशिएशन कहता है सबसे पहले पावर को मल्टीप्लाई कर दो। डिफरेंशिएशन कहता है सबसे पहले पावर को मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन कहता है लास्ट में पावर को डिवाइड करना है। ओके, सो वेर एवर डिफरेंशिएशन यूजेस फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई द पावर, इंटीग्रेशन यूजेस जस्ट द ऑपोजिट वर्डिंग, इन द एंड डिवाइड बाय द पावर। बट व्हाट इज द एंड? आपको करना क्या है इंटीग्रेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है पावर को इंक्रीज करना है बाई 1, और डिफरेंशिएशन कहता था का लास्ट के अंदर आपको पावर को डिक्रीज करना है बाई 1, और ये कहता है सबसे पहले कर दो, इंक्रीज कर दो। एवरी वर्ड इज रिवर्स्ड। सो हम ये कहेंगे x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड विद n प्लस 1 प्लस c। ये c कौन है? ये एक अननोन कांस्टेंट है, और ये अननोन कांस्टेंट क्यों है, इसको हम यहाँ क्यों लाते हैं? बारिश आ रही है क्या? इससे नहीं, डरने की कोई बात नहीं, अपने यहाँ तेज नहीं आती ज़्यादा। अरे रहने दे, अरे तेरी भावनाओं को कंट्रोल कर, बंद कर इसको। क्या इसको बोल दो। इसके एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल्स देखो। क्या होगा भाई, बोलो। x टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, ऐसा होगा। नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर -3 डॉट dx क्या आएगा भाई? शाबाश। x टू दी पावर -2 डिवाइड विद -2, तो माइनस यहाँ आ जाएगा ना। इसको क्या लिखोगे फिर? इसको लिखोगे, हाँ हाँ, प्लस c आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, प्लस c, यानी कि ये हो जाएगा -1 अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस, सही है कि नहीं बोलो? जल्दी करो। गई? हाँ। बताइए क्या आएगा? क्या करना क्या चाह रहे हो? अरे भाई एक बात बताओ, पहले पावर 1 इंक्रीज करेंगे ना, इसका 1 इंक्रीज करो, 1 को क्या कहोगे? 7/7, तो 9/7 नहीं हुआ क्या? कल ही तो बताया था। x टू दी पावर 9/7 अपॉन 9, और ऊपर आ जाएगा 7 प्लस c, ठीक है। एट अपॉन 11, x टू दी पावर 8/11 अपॉन, ऐसे, ओके, प्लस c। अब देखो यहाँ पर माइनस का तो 3 है, और प्लस में आएगा 11/11, है ना।
तो -3 + 11 8 आ गया, 8/11 सही है। बताओ भाई, x की पावर आधी तो है, एक और आ जाएगी, 1.5 हो जाएगी। 1.5 का मतलब 3/2, x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 आ गया, सही है ना? अच्छा, अब आपकी प्रैक्टिस हुई है और अभी इसको भुला दोगे तो नुकसान है ना। तो ये पावर रूल है, सबसे ज़्यादा ये यूज होता है, इसको भूलना नहीं है। फिर आ जाता है नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। हाँ जी, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इंटीग्रेशन जब भी होता है ना, तो आपको ये मान के चलना चाहिए, फॉर्मेट ये है, रेट डॉट dx dy dt जो भी आएगा वो आ जाएगा, रेट डॉट दिस। और रेट आपकी कांस्टेंट होती है ना, तो चेंज का वैल्यू 0 नहीं आता है, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि रेट आपकी क्या दे रखी है? कांस्टेंट दे रखी है। तो कांस्टेंट रेट से कोई भी चेंज आता है ना, तो वो 0 नहीं हो सकता है। हाँ, अगर किसी कांस्टेंट का आप रेट ऑफ चेंज निकालते हो तो 0 आता है। कांस्टेंट चेंज नहीं होता तभी तो कांस्टेंट बोलते हैं, तो उसका रेट ऑफ चेंज यानी डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से तो चेंज होता है, वो 0 नहीं होता। सिंपल स्टेटमेंट्स में ऐसे समझ लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, ए कह दूं मैं कांस्टेंट को, a डॉट dx, ए क्या है? कांस्टेंट है। तो बात यह है कि कांस्टेंट को अपने को नहीं छेड़ना है, कांस्टेंट रह जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन होगा 1 डॉट dx, होगा कि नहीं? 1 तो कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई में, और 1 को आप आपके जच्चे उसकी पावर 0 लिख दो। क्या लगता है आपको ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट डॉट dx इक्वल टू आ जाएगा। अब इसका देख लो क्या है, x टू दी पावर 0 + 1 क्या हो गया? x अपॉन में क्या आएगा? 1, x + c आ गई, सॉरी a भी तो है ना, ax + c। ये तो प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस है, ये वाला स्टेटमेंट तो ये पूरा का पूरा। और ये है आपका रूल, ये है आपका रूल कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इनटू ऑपरेटर का वेरिएबल आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर 1, इंटीग्रेशन 5 डॉट dt क्या आएगा भाई? 5t + c। इंटीग्रेशन ऑफ 3b डॉट dy क्या आएगा? बोलो बोलो, 3dy + c। समझ गए होंगे। नंबर 3, हाँ जी, ये एक स्पेशल है, स्पेशल 1। और ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट dx। ये क्या होगा भाई? अब ये स्पेशल क्यों कह रहा हूं? देखो ऐसा है, इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर x चेंज होता है ना, तो 1/x ये जो टर्म है इसके हिसाब से कोई ना कोई चेंज तो आएगा ही ना। लेकिन अगर हम उस पावर वाले रूल को लगा देते तो क्या होता है? x टू दी पावर -1 डॉट dx का इंटीग्रेशन x टू दी पावर -1 + 1 क्या हुआ? x टू दी पावर 0 अपॉन 0 + c, ऐसा आएगा ये। तो इस हिसाब से देखा जाए
तो ये आएगा 0। मुझे एक बात बताओ, अगर x चेंज होगा तो 1/x की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर ये तो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया? रॉन्ग। तो फिर हमें इसको कैसे करना है? आप ही बता दोगे, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए किसका डिफरेंशिएशन करने से 1/x आ रहा था, बताओ। देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखो, आपने किसी का डिफरेंशिएशन किया था और रिजल्ट आया था 1/x। कौन था वो? फॉर्मूला देखो, यस, लॉगरिथमिक फंक्शन में आया था। तो log x का डिफरेंशिएशन करने से क्या आया था? 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? log of x। तो यहां पर आएगा log x, इसको ln x भी बोलते हैं भाई, ln x, और log e बेस का x बोलते हैं। यहां पर e बेस नहीं होता है तो क्या मानते हैं? बेस e मानते हैं। e का मतलब पता है ना आपको? एलर्स कांस्टेंट। नंबर 4, अब जैसे e टू दी पावर x आ गया, या a टू दी पावर x बोल लो। हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x डॉट dx। अच्छा, ये a कौन है? कांस्टेंट है। a कौन है? a कांस्टेंट है। तो अब कांस्टेंट टू द पावर x डॉट dx करोगे, क्या आएगा? ये a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो, a टू दी पावर x तो होगा ही, उसके बाद आएगा log ऑफ a। अब डिफरेंशिएशन में वो कहाँ जाता था? मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर कहाँ जाएगा? डिवीजन में जाएगा। यहाँ पर जाएगा डिवीजन में log ऑफ a, ठीक है। डिवीजन में जाएगा log ऑफ a प्लस c। e टू दी पावर x अपॉन log ऑफ e, और आपको मैंने बताया था इसका बेस भी e होता है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो फिर ये आएगा e टू दी पावर x प्लस c। इंटीग्रेशन में ये अनसर्टेनिटी के ये कांस्टेंट यूज होता है c, और वो अनसर्टेनिटी किस तरह की है, कैसी है, वो बात भी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कोस थीटा, इनके ही आपके यूज जो होते हैं वही करेंगे। तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डॉट डी थीटा क्या आएगा भाई? देखो, साइन का डिफरेंशिएशन कोस में आता था, अब साइन का इंटीग्रेशन है वो माइनस कोस में आता है। माइनस कोस ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डॉट डी थीटा क्या आएगा? साइन थीटा प्लस सी। जिसका डिफरेंशिएशन करने से रिजल्ट आया था ना, उस रिजल्ट का इंटीग्रेशन करने से वो वापस आ जाएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन करने से कोस आ रहा था, तो कोस का इंटीग्रेशन करने से वापस साइन आ जाएगा। और कोस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया था ना कोस का, तो क्या आएगा? माइनस साइन। अब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस आएगा, ठीक है। हाँ जी, ये है आपके, और तो यूज होते नहीं फालतू में लिखेगा, आपके इसका ही बर्डन ज़्यादा रह जाता है, तो बाकियों को करने का क्या मतलब। ओके, ये है, और बाकी तो यूज़ है नहीं। जो यूज़ होते हैं मोस्टली आपके 11th-12th के अंदर वो यही है, और बाकी अगर और किसी को कोई डिटेल में बहुत सारा करना है तो उसका भी मैं दे दूंगा आपको। अब इसमें भी चेन रूल से इंटीग्रेशन होता है भाई, चेन रूल इंटीग्रेशन इसमें भी लगता है, लेकिन बात यह है कि एक रिजल्ट का जो मेन जो है ना वो तो इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब डिफरेंशिएशन हो गया, डिवीजन में जाएंगे।
करके देखते हैं तो पता चलेगा। हाँ जी, जैसे कि हम कर लेते हैं एक इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कैसे होगा भाई? देखो ऐसा है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्स का है और इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो इसको वैसे ही करेंगे जैसे एक्स को करते हैं, पहले तो पावर इंक्रीज करते हैं और उसके बाद में उसी नई पावर का डिवीजन करते हैं। तो इज इक्वल टू आएगा, इसके इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर कितना हो गया 2 डिवाइड विद 2। अब आगे क्या करना है? आगे करना है डिफरेंशिएशन किसका, जिसे x की जगह पर ट्रीट किया है ना, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या आ जाएगा भाई? ये क्या आता है बताओ? ये तो किया है ना हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या आता है ये डिफरेंशिएशन, 2ax प्लस बी आता है। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर 2 डिवाइड विद ट्वाइस ऑफ 2ax प्लस बी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा k। c इसके अंदर भी आ गया ना, तो c को नहीं ले रहे, अवॉइड कर रहे हैं, नहीं आएगा। ऐसा विचार लेकर क्यों आते बेटा? तो खतरनाक विचार है, कैसे नहीं आएगा? पे अटेंशन, आस्क योर डाउट्स। e टू दी पावर x का फंक्शन है नहीं है, तो जिस तरह से x को ट्रीट करते वैसे इसको भी करो, क्या आएगा? e टू दी पावर सेम आएगा कि नहीं? पर ये e टू दी पावर x थोड़ी ना है, तो इसकी पावर को भी फिर ट्रीट किया जाएगा, डिफरेंशिएशन किया जाएगा। सीरीज में आगे तो डिफरेंशिएशन ही होता है, चाहे आप डिफरेंशियल कर रहे हो चाहे इंटीग्रल कर रहे हो, ठीक है? सीरीज में डिफरेंशिएशन ही होता है। फर्क इतना होता है कि डिफरेंशिएशन करने में वो मल्टीप्लाई में जाता है, इंटीग्रेशन की प्रोसेस के अंदर किया जाता है तो वो डिवीजन में जाता है। तो यहाँ पर डिवीजन में कौन आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये आएगा। क्या हो जाएगा? ये प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा c, e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइड विद a प्लस c। ये आपका आंसर है इसका। कितनी पावर है? अरे भाई इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? नहीं कह सकते क्या? बोलो। तो फिर ये x का एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको x की तरह से ट्रीट कर लेते हैं, पावर रूल अप्लाई करो, क्या आएगा? हाँ जी, अरे बताओ तो, प्रैक्टिस मेरी थोड़ी होनी है, आपकी होनी, बोलो। अरे पावर हाफ है ना, प्लस 1 कर दो, कितनी हो जाएगी? इसकी पावर कितनी होगी? 3 हाफ, प्लस 1 करोगे ना, 3 हाफ होगी, और डिवाइड बाई क्या है? 3 हाफ। ये लो, अब इसका इंटीग्रेशन पूरा थोड़ी हो गया, जिसे आपने x कंसीडर किया है ना उसका भी तो होगा। तो अब डिफरेंशिएशन होगा किसका? और वो जाएगा डिवीजन के अंदर, ऐसे क्या आएगा ये?
ये क्या आएगा? गुड, 2ax प्लस डी, और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से ये हो गया। अब बोलो कोई डाउट है? क्लियर है? अब एक ही चीज की कमी रह सकती है, वो आप घर जाके प्रैक्टिस ना करो तो देखो बेटा ये मिनिमम है, इतना अंडरस्टैंडिंग तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की चाहिए ही चाहिए, नेसेसरी है। अब मैं आपको इंटीग्रेशन का भी ग्राफिकल जो इंटरफेस है वो बताता हूं कि इंटीग्रेशन करने से ग्राफ से आपको क्या मिलता है। देखो सीखना तो पड़ेगा, उगले में सिर है तो ऐसे क्यों, ऐसे बीपी हाई एंड लो मत। वी है वेलोसिटी, याद देखो बेटा सबसे इजी वाला ले लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, एक बात बताओ, इस ग्राफ के लिए आप कह सकते हो v इक्वल टू क्या होता है, बाई डेफिनेशन ये डेफिनेशन नहीं है, क्या बताओ क्या ये v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज वेलोसिटी, है ना। ये तो डिफरेंशिएशन का फॉर्म है, अगर आप इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ज्यादा हेवी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ये बहुत इजीली हो जाता है। dx इक्वल टू हो गया v डॉट dt। अब देखो अब ये इंटीग्रेशन बन गया, योग गुरु है ना वो रामदेव जी, है ना। अभी ऐसे खड़े हैं, थोड़ी देर बाद सिर नीचे और पैर ऊपर, शीर्षासन में आगे उल्टा हो गया। ये यहां पर ऐसा ही है, पहले ये क्या है डिफरेंशिएशन की फॉर्म है और इसको इधर भेजते ही क्या हो गया इंटीग्रेशन की फॉर्म है। एक बात बताओ, v डॉट dt करने से क्या आएगा, ये देखो यहां पर ये किसकी वैल्यू है, v की, है ना। और ये कौन है, डेल्टा टी नहीं है क्या, डेल्टा टी है ना। अगर ये छोटा होता, अगर डेल्टा टी वेरी क्लोज टू जीरो होता तो हम इसे क्या कह देते, इसे कह देते dt, नहीं कह देते क्या। तो v डॉट dt किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां पर देखो v इसका हाइट है और ये dt क्या इसका लेंथ हो जाता, तो ये एरिया आ गया, दिस इज द एरिया। एरिया इक्वल टू आ गया v डॉट डी टी, क्या हुआ v डॉट डी टी, एरिया हो गया ना। अच्छा यहां से v डॉट डी टी किसे कह रहे हैं, dx, ग्राफ से तो एरिया बोल रहे हैं और यहां से डिफाइन क्या हो रहा है dx, dx कौन है डेल्टा x कौन है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर ये किसके इक्वल हो गया, dx इसका मतलब ये हो गया कि वीटी ग्राफ का टाइम एक्सिस के बीच गिरा हुआ ये जो एरिया है ना, सराउंडेड एरिया, शेडेड एरिया, ये इंटीग्रेशन से आता है। अब आप सोचोगे इसमें इंटीग्रेशन का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है, तो इंटीग्रेशन से कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं, ये तो सिंपल अप्रोच है इसकी, ठीक है। तो ग्राफ में ये किससे आएगा, एरिया से, और एरिया किससे आएगा, इंटीग्रेशन से। कैसे आएगा, v डॉट डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास इंटीग्रेशन dx आएगा, जो कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी टी से आएगा ये। अब आप सोचोगे इसमें इंटीग्रेशन की क्या जरूरत पड़ रही है, तो एक नया ग्राफ बनाते हैं और उससे समझते हैं इसे। नोट हो गया क्या,
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि डेल्टा टी बहुत कम होता है ना, उस कंडीशन में उसको डी टी बना के यूज करते हैं हम। ठीक है, चलो फिर आगे देखो। इस बार क्या कर रहे हैं, ग्राफ कुछ ऐसा ले लिया हमने, ऐसा ग्राफ लिया है और मैं ऐसा कर रहा हूं, देखो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी कि नहीं होगी, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, पर एक छोटा सा सेगमेंट अगर मैं ले लेता हूं ना, ये लो जी, ये जो इस तरफ है छोटा सा फ्रैक्शन लिया टाइम का मैंने, इसको मैं कह रहा हूं dt। क्या कहेंगे इसे, dt कहेंगे। ये dt है और इस पर वेलोसिटी नियरली कांस्टेंट मान सकते हैं ना, नियरली कांस्टेंट मान सकते हैं v। तो फिर ये एरिया कितना हो जाएगा, दिस एरिया dA इक्वल टू हो गया v डॉट dt। ऐसे कितने एरिया और कितनी वेलोसिटीज होंगी, v1 से लेकर v2 तक, और टाइम होगा t1 से लेकर t2 तक। तो फिर ये कैसे होगा, टोटल एरिया कैसे निकलेगा इसका, टोटल एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो dx इक्वल टू हो गया v डॉट dt, और टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन से v डॉट dt। ठीक है, ऐसे इसका पूरे का पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ t1 से लेकर t2 तक, तो ये पूरा आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, अब ये ग्राफ जिस तरह का है उसी तरीके से v की एक इक्वेशन होगी। ठीक है, पिछले ग्राफ को देखो, ये पूरा एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, और यहां पर भी पूरा एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को करेगा। दिस कंप्लीट एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और आएगा किससे, इंटीग्रेशन से आएगा। जैसे एक v डॉट dt हमने इस छोटे से टाइम फ्रैक्शन के लिए किया है, फिर दूसरा एक और एलिमेंट्स ले लेंगे, ऐसे यहाँ पर ले लिया, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं ना अलग अलग जगह पर, और हर एलिमेंट के लिए v का वैल्यू इधर अलग आएगा और dt इस तरफ सेम ले लेंगे dt। ठीक है, अब मैथमेटिकली करते हैं तो v विल बी द फंक्शन ऑफ t, और ग्राफ से करेंगे तो सीधा आ जाएगा। ग्राफ से फाइंड करने के लिए देखो क्या करते हैं, ज्योमेट्री बना लेते हैं। जैसे कि ये इस तरह का ज्योमेट्री होता है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसका टोटल एरिया आ जाएगा, या फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कैसे, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और दूसरा ये रेक्टेंगल बन गया, दोनों का एरिया निकालो और ऐड कर दो। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन से कर दो, इंटीग्रेशन से हो जाएगा। इंटीग्रेशन मैथमेटिकल प्रोसेस है, ग्राफ में वैसे होता है, इंटीग्रेशन वैसे हो जाएगा। अभी तो तीन हुए, 3.25 हुए, 3.25 ही तो है। अच्छा वो, अच्छा क्लॉक नहीं दिखा रहा है, ऑफलाइन हो गया है। अरे अच्छा है, ऐसे ही बढ़िया है ये। इसमें अभी काफी काम बच गया है, इसमें काफी काम अभी बच गया है। आज क्या 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लें? अरे इंटीग्रेशन पूरा करो, हैं? ठीक है ना, क्या दिक्कत है? अरे घर पे आराम करके तो आयो, आज तो संडे है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को रिवर्स कर देता है। इसका प्रूफ देता हूँ, छोटा सा ही एक है ना, याद रहना चाहिए ना।
देखो भाई, x टू दी पावर n, इसका डिफरेंशिएशन किया, क्या आएगा तुम ही बता दो, जल्दी करो। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? n x टू दी पावर n माइनस 1 आ गया ना। और इसका इंटीग्रेशन करें वापिस से, ऑन इंटीग्रेटिंग बैक, हाँ जी, इंटीग्रेटिंग बैक क्या मिलता है? क्या मिलता है भाई, बताओ। इसका इंटीग्रेशन करो वापिस से, n इंटू एक्स टू दी पावर -1 + 1, तो -1 + 1 गायब, तो x टू दी पावर क्या होगा, n डिवाइड विद n -1 + 1, वही पावर आ जाएगी डिवीजन में। क्या आ रहा है ये n बचेगा नीचे, क्या होगा, ये वापिस से ये बनेगा क्या, n इंटू एक्स टू दी पावर n अपॉन n, ये n से n कट गया, वापिस क्या आ गया, क्या आ गया वापिस, जिसका डिफरेंशिएशन किया था वो वापिस आ गया इंटीग्रेशन से। बात समझ में आई होगी। सो इंटीग्रेशन डज जस्ट द रिवर्स एक्शन ऑफ दैट डिफरेंशिएशन डज। ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से रिवर्स कर पाएगा, इसको देखना बाकी है। आपके 11th का एक क्वेश्चन है, उसी को लेके चल लेते हैं, जिससे कि इजीली समझ में आ जाएगा आपको। आगे बढ़ी क्या, ये हो गया? तो इसका मतलब देखो, बात इतनी सी है, x टू दी पावर, देखो यहां पर नोट क्या लगता है इसका, x टू दी पावर n डिफरेंशिएटिंग क्या मिलता है, और ये लो, अगर इसको मैं a बोल दूं और उसको b बोल दूं, तो a का डिफरेंशिएशन b है, तो b का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a। नहीं समझे? अब तो जानबूझ के जाके पानी के बीच में बैठेगी तो डूबेगी। इसके यूनिट का मीटर नहीं है, हमें बस प्रोसेस से मतलब है। एक्स दे रखा है, ये लो जी, ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हमें करना है। कैसे करें? आपको क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशंस यूज करनी है। तो बाय डेफिनेशन v इक्वल टू क्या हो गया, dx अपॉन dt। v को डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं कि नहीं? तो x ये रहा, करो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6t माइनस 5, यही आएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा 6t माइनस
5 यही होगा, ठीक है। चलो अब ये बताओ एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? dv बाई dt को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। टाइम रेट और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो बताइए a इक्वल टू क्या आएगा? d बाई dt ऑफ क्या होगा? d बाई dt ऑफ 6t माइनस 5 क्या आएगा? 6 आ गया ना? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, सीरियस है, देखो इधर। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं t के रेस्पेक्ट में तो ये आ रहा है, इंटीग्रेशन इसका करूं तो वापिस ये आना चाहिए ना, इसके इंटीग्रेशन से वापिस ये आना चाहिए। चेक करें आता कि नहीं आता। चलो जी, ये तो यहां तक तो समझ ही लिया ना आपने। मैं कह रहा हूं अब ये क्वेश्चन उल्टा करके दे दिया आपको, ठीक है। अब करें से तो बाय डेफिनेशन एक्सीलरेशन से वेलोसिटी कनेक्ट होती है। कैसे? एक्सीलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt। लेकिन बात ये हमारे पास v हो तो उसका d बाई dt करके a निकाल ले, लेकिन हमारे तो a दे रखा है और उससे dv निकालना है। तो dv इक्वल टू क्या आ गया? a डॉट dt। dv इक्वल टू a कितना है? 6 डॉट dt और इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? v इक्वल टू आएगा कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 6t, ठीक है। नहीं एक बात तो रुको, 6t ही लिख रहा हूं मैं। और अब इससे पोजीशन निकालिए तो देखो भाई v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। तो dx क्या आ जाएगा? v डॉट dt आएगा कि नहीं? आएगा ना। इंटीग्रेशन कर दें तो dx इक्वल टू v का v मतलब 6t डॉट dt क्या आएगा? x इक्वल टू, हाँ जी t टू दी पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा ये 3t स्क्वायर। ये लो जी, अगर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाते तो नुकसान क्या होता है वो देखो। अब ये एक्सीलरेशन वही है ना, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया। बेटा ये इस टॉपिक की मलाई है और इस टाइम पे तुम इधर उधर मुंह मार रहे हो। इधर देखो ए, देखो यहां पर 6t माइनस 5 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो क्या रहा है? a इक्वल टू 6 आ रहा है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने से ये वापस जनरेट हो रहा है क्या? इधर देखो, ये रहा 6 और इसका इंटीग्रेशन किया तो 6t आया है, 6t आया है और कौन खो गया? -5। मतलब डिफरेंशिएशन करते टाइम एक कांस्टेंट किल कर दिया जाता है और उसको इंटीग्रेशन रीजनरेट नहीं कर पाता, कंफर्म नहीं कर पाता है, इसलिए वो टर्म वापस से रिगेन होती नहीं है। तब हम कहते हैं कि भाई कोई डिफरेंशिएशन के टाइम मर गया था ना, उसको हम मान लेते हैं ये कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं? यहां पर आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया ना, लेकिन इसका इंटीग्रेशन वापस करें, ये आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते टाइम तो कांस्टेंट चला गया ना, उसकी कोई इंफॉर्मेशन आगे नहीं जाती, तो ये रिकवर नहीं हो पाएगा भाई, नहीं होगा ना। इसीलिए यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया जाता है। अब सवाल ये आता है कि कैसे रिकवर करेंगे उसका फिर? तो भाई क्वेश्चन में एक कंडीशन दी भी होती है, उससे ये रिकवर हो जाता है। कौन सी कंडीशन? मैं जैसे कि ऐड कर देता हूं, इसको मत लिखो, लिख रहा हो क्या?
इसको लिख लिया, शाबाश। तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में एक एडिशनल सेंटेंस और दिया जाएगा। इफ इनिशियल वेलोसिटी of the body अरे टाइम का इतना हिसाब मत रख बेटा तुम। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ है। क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दे देगा, उसके बाद आपका ये आंसर रीजनरेट हो जाएगा। कैसे होगा बताता हूं। इसमें इसके बाद में एक स्टेप ऐड करना पड़ेगा। एट t इक्वल टू 0 पुट v इक्वल टू -5। ये कंडीशन लगते ही क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0 प्लस c, तो c बराबर आ गया -5। c इक्वल टू -5। उसके बाद आपका क्या बनता है, उसके बाद ये इक्वेशन क्या बन जाएगा यहां पर, दिस इंप्लाइज v इक्वल टू 6t - 5। ये बन गया आपका v। बात समझ में आई? अब समझना कहां जा रहे हो। फिर बात ये है, यहां पर लिखा जाएगा 6t - 5 डॉट dt, और फिर ये आ जाएगा x इक्वल टू 3t² - 5t आ गया प्लस c। फिर लिखोगे एज पर द क्वेश्चन पुट c डैश कर लो इसको। तो फिर ये क्या हो जाएगा, -10 इक्वल टू 0 - 0 प्लस c डैश, तो c डैश इक्वल टू आ गया -10। ये रख दो वापिस से x के अंदर, x क्या आ गया, अब देखो इसे, अब देखो इसे, अब ये वापिस से आ गया है। अब बात समझ में आई होगी कि ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसका क्या रोल है लॉस्ट टर्म को रिकवर करने के लिए, या ये सिर्फ इंडिकेशन है कि लॉस्ट टर्म है यहाँ कोई। हाँ सॉल्यूशन इतना ही इसका। अब मैंने ऐसे संतोषी जीव कभी नहीं देखे पहले, तो सॉल्यूशन हो गया, हाँ बस ठीक है हो गया, समझो भी तो। ये कहा है इनिशियल, इफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब समझते हो ना, t इक्वल टू 0, वो इनिशियल स्टेट है बेटा। ये क्या तरीका ही क्या तरीका है, ये जो है ना, ये एक्सेलरेशन वर्ड यहाँ पर गलत लिख दिया है, यहाँ पर पोजीशन आएगा। यहाँ पर आएगा पोजीशन आएगा, सही है ना।
देखो यहाँ पर यूनिट वैसे यूनिट तो हमने इन्वॉल्व किया नहीं था, पर यहाँ करना भी नहीं है सर, बिना यूनिट्स के ही चलाया है हमने इसको। तो इसका बस ये लिख दिया तो ये बाई मिस्टेक है, लेकिन गलत तो है ही नहीं ना, यूनिट्स है तो सही। इसको हम कह सकते हैं कि ये 5 यूनिट्स हैं एंड ये 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बेसिक एनालिसिस पूरा हो गया है।